पर आज हम लोग इस वीडियो में पहला अध्याय उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, हमारे देश के उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है वह किस प्रकार का है, ठीक है, उसको कई भागों में विभाजित भी किया गया है। तो इन सभी कई बिंदुओं पर जो है हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत स्थित है कि नहीं। हमारे देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर क्या है, हिमालय स्थित है। और आप अभी अपने स्क्रीन पर जो है, आपकी स्क्रीन पर अभी भारत का एक मैप शो कर रहा होगा जहां पर हिमालय को दर्शाया गया है, ठीक है। रेड कलर का आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पर हिमालय को दर्शाया गया है। तो हमारे देश के उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत कश्मीर से लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक? तो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। यह पर्वतमाला अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? दक्षिण की तरफ। यह फैला है कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश में यह पर्वतमाला जो है पूर्व दिशा में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। इन पर्वतमालाओं को उत्तर पूर्व की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्व की पहाड़ी किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वह कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में दक्षिण की ओर वह पर्वत मुड़ जाता है, ठीक है। और इसे ही हम लोग, इसी पर्वतमाला को हम लोग उत्तर पूर्व की पहाड़ी कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय पर्वतमाला की हिमालय पर्वतमाला की लंबाई कितना है? 2400 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। लंबाई की बात किया जाए तो यह हमारा 2400 किलोमीटर हो जाएगा, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, लंबाई तो हमारा 2400 किलोमीटर हो गया, अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हमारा 240 से 320 किलोमीटर होगा। 240 से 320 किलोमीटर ये हमारा क्या होगा? चौड़ाई। और ये क्या है? ये लंबाई, ठीक। तो हिमालय पर्वतमाला की लंबाई आप कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है वो 240 से 320 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर में देख रहे हैं, कहीं पर कम ऊंचा है, कहीं पर ज्यादा ऊंचा है ना। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। इसमें 140 चोटियां हैं। 140 क्या है? पिक्स है इस हिमालय पर्वत पर। टोटल अगर पूछा जाए कि टोटल चोटियों की संख्या कितना है, तो हम कहेंगे इस पर टोटल चोटियों की संख्या है 140, ठीक है। हिमालय पर्वत से 5 देशों की सीमाएं मिलती है। हिमालय पर्वत से कितने देश की सीमा मिलती है? 5 देश की सीमा मिलती है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत से 5 देशों की सीमाएं मिलती है। कौन कौन सा देश का सीमा मिलता है? तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अभी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है और म्यांमार है। तो इन पांचों देशों से हिमालय पर्वत की जो सीमा है वो मिलती है। हमारे देश के कई राज्य इस क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य? जैसे हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और असम राज्य जो है उसका पूर्वी भाग जो है वो हिमालय पर्वत में ही क्या है? स्थित है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अभी हम लोग क्या देखें कि हिमालय पर्वत जो है वह उसका लंबाई देखे, चौड़ाई देखे, ठीक है। ऊंचाई के बारे में हम लोग बात किए, उसका चोटी देखे, टोटल कितनी चोटियां, टोटल कितने पिक्स हैं। उसके बाद देखे कि हिमालय पर्वतमाला का जो है वह किस किस देशों से उसका चोटी जो है मिलता है, सीमाएं मिलता है।
उसके बाद फिर हम लोग देखें कि हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि उसी क्षेत्र में स्थित है, उन सभी राज्यों को भी हम लोग देखें। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चारों का नाम अभी आप देख रहे होंगे, जिसमें पहला है मुख्य हिमालय या हिमाद्री। इसको हम लोग मुख्य हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं। जैसे अगर हिमालय है, देखिए ये मान लेते हैं कि हिमालय जो है 4 भाग में हो गया। ठीक है, 2, ये 3 और ये हो गया हमारा 4 हो गया। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है इसी को हम लोग मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, मुख्य हिमालय या फिर हम लोग इसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री ह्रस्वी का। तो सबसे ऊपर वाले हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले हिमालय को हम लोग मध्य हिमालय या फिर हिमाचल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल, मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे हिमालय है उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग उप हिमालय या फिर शिवालिक कहते हैं। सभी का नाम आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। और जो सबसे अंतिम यानी सबसे जो नीचे वाला भाग है उसको कहा गया है तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको हम लोग? तराई क्षेत्र। तो हिमालय पर्वत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि उसको जब 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा को हम लोग मुख्य हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उसके नीचे है उसके दक्षिण में, उसको हम लोग मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। और उसके दक्षिण में जो है उसको हम लोग उप हिमालय या शिवालिक कहते हैं। और जो सबसे दक्षिण में यानी सबसे जो नीचे है उसको हम लोग कहते हैं तराई क्षेत्र। तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से जो है सभी को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुख्य हिमालय और हिमाद्री देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक करके हम लोग सभी को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं, मुख्य हिमालय या हिमाद्री। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री देखते हैं। तो मुख्य हिमालय को उच्च हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है, यानी सबसे ऊपर है कि नहीं, तो सबसे ऊंचा होगा। तो यह सबसे ऊंची पर्वतमाला है, यह तिब्बत की सीमा से लगा क्षेत्र है। यानी कि यह जो क्षेत्र है वो किस देश की सीमा से लगा हुआ है? तो तिब्बत की क्षेत्र से, तिब्बत की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है। यह भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। जैसे आप लोग माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे, तो माउंट एवरेस्ट भी जो है वो मुख्य हिमालय में ही स्थित है कि नहीं? तो मुख्य हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं, यदि आपसे मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया कि हिमालय पर्वत पर जो है कि नहीं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हम कह सकते हैं सबसे पहले चढ़े थे 1953 में। कब? 1953 में। कौन कौन चढ़े थे? तो 1953 में चढ़े थे शेरपा तेंजिंग, ये भारत के थे। ठीक, अच्छा नाम लिख देते हैं, शेरपा तेंजिंग। ठीक, शेरपा तेंजिंग चढ़े थे, ये कहाँ के थे? भारत के। और इसके साथ जो है एक व्यक्ति और चढ़े थे, इसमें प्लस कर दिया, और कौन चढ़े थे इसके साथ में? तो यहाँ पे तथा लिख देते हैं, तथा एडमंड हिलेरी। ये एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? तो ये एडमंड हिलेरी थे न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे ऊंचा चोटी है ना। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के थे तेंजिंग नॉर्वे, शेरपा तेंजिंग। और न्यूजीलैंड के कौन थे? सर एडमंड हिलेरी। अगर स्त्री की बात किया जाए तो सन 1984 में भारत की एक साहसी
चढ़ी थी यहाँ पर, उसका नाम है बछेंद्री पाल। क्या नाम है? बछेंद्री पाल। अगर महिला की बात किया जाए तो 1987 में, है ना, 1987 नहीं होगा, यहाँ 84 होगा, ठीक, 84 होगा। 1984 में बछेंद्री पाल चढ़ी थी और 1953 में शेरपा तेंजिंग भारत की जो कि थे, और सर एडमंड हिलेरी जो कि कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। इन लोगों ने सबसे पहले चढ़ाई की थे कहाँ पर? तो माउंट एवरेस्ट, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देखे कि विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर इसी भाग में स्थित है। यह भाग सदा बर्फ से ढका रहता है ना, सबसे ऊंचा है, बर्फ हमेशा गिरते रहता है, तो बर्फ से ढका रहता है। यह बर्फ ऊपरी ढालों से धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। बर्फ ऊपर गिरता है, धीरे धीरे जब पिघलता है तो नीचे की तरफ गिरने लगता है ना। इसे हम लोग हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमानी। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल करके पर्वतमाला से धीरे धीरे जब नीचे की तरफ गिरने लगता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। इस पिघली हुई बर्फ से अनेक नदियां निकलती हैं। अब बर्फ का पानी जो है हमेशा सालों भर तो ऐसा ही होता है, तो हमेशा तो पानी वहां से निकलते रहता है, ठीक है, तो जल का मात्रा ज्यादा होता है तो कई नदियां वहां से बहती हैं, है कि नहीं। तो हमारे देश की अधिकांश बड़ी बड़ी नदियां इसी क्षेत्र से निकलती है। जैसे आप लोग सिंधु नदी का नाम सुने हैं, गंगा नदी का नाम सुने हैं, यमुना, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है। तो इन सभी नदियां जो है यह उप हिमालय या मुख्य हिमालय से ही निकलती है। बर्फ के पिघलने के कारण इन नदियों में वर्ष भर जो है पानी भरा रहता है, इतना अधिक मात्रा में जल निकलते रहता है, जिस वजह से जो है इन सभी नदियों में आप देखते होंगे, जैसे गंगा नदी को ले लें, यमुना नदी को ले लें, ब्रह्मपुत्र नदी को ले लें, सतलुज नदी को ले लें, तो इन सभी नदियों में आप देखते होंगे कि हमेशा जो है जल रहता ही है। तो कारण इसका यही है कि हमेशा जो है वहां पे बर्फ पिघलता है और वहीं से नदी निकलता है, तो जल तो हमेशा उसमें उपलब्ध रहेगा ही, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा तथा नंदा देवी इस क्षेत्र की प्रमुख जो है वह पर्वत चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसके बारे में आपको बताएं हम कि सबसे पहले पुरुष में कौन कौन चढ़े थे और महिला में कौन कौन चढ़े थे, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। यह कहां पर माउंट एवरेस्ट स्थित है? यह स्थित है नेपाल में। कंचनजंगा हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपसे प्रश्न यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में भी प्रश्न आ सकता है कि हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो हम लोग वहां पर क्या लिखेंगे? कंचनजंगा लिखेंगे, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,598 मीटर है। कंचनजंगा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसका ऊंचाई कितना है? तो कंचनजंगा की यदि हम ऊंचाई की बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, 8,598, ठीक है, 8,598 मीटर इस कंचनजंगा की ऊंचाई है। और यदि हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो इसका ऊंचाई हम लोग कितना देखे? 8,848, यानी कि इससे थोड़ा सा ही कम है कंचनजंगा, है कि नहीं। तो कंचनजंगा भी जो है यह भी सदैव बर्फ से ढकी रहने के कारण इस क्षेत्र का तापमान क्या होगा? जहां पर बर्फ हमेशा गिरते रहेगा वहां का टेम्परेचर तो मतलब श्योर है कि कम ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, अतः यहाँ कोई भी वनस्पति अथवा जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। टेम्परेचर इतना कम रहता है, माइनस में चला जाता है कि नहीं। तो वहां पे जीव जंतु कैसे रह पाएंगे? वहां पर कोई पेड़ पौधा कैसे लग पाएगा, है कि नहीं। तो वहां पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है और कोई जीव जंतु भी वहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो हम लोग अभी तक मुख्य हिमालय के बारे में कई जानकारी लिए। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं मध्य या लघु हिमालय, या फिर जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य या फिर लघु हिमालय भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो उच्च हिमालय के दक्षिण की ओर
मध्य हिमालय स्थित है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पहले भी बताए हम। तो उच्च हिमालय के दक्षिण की ओर मध्य हिमालय स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितना है इसका? लगभग 5000 मीटर। इसका औसत ऊंचाई कितना है? लगभग 5000 मीटर। ठीक है। उप हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य में बहुत सुंदर एवं उपजाऊ घाटियां हैं। इन घाटियों को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो हम लोग दून का परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि मुख्य हिमालय, ठीक है, और हिमाचल के बीच, मुख्य हिमालय और हिमाचल श्रेणियों के बीच जो है, हिमाचल श्रेणियों के बीच की जो घाटी है, उसी घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। दून। ठीक है। जैसे आप लोग देहरादून का नाम सुने होंगे, तो वो भी इसी प्रकार का दून है ना। शीत ऋतु में दून में जो है ये दीर्घकार होता है इस प्रकार। ठीक। शीत ऋतु में इन पर्वत श्रेणियों पर बर्फ पड़ती है तथा ग्रीष्म ऋतु में मौसम बहुत सुहावना रहता है। हमारे देश के प्रमुख पर्वतीय स्थल, हिल स्टेशन जो है, जैसे अगर हम बात करें श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, रानीखेत, कुल्लू मनाली, है ना, धर्मशाला तथा डलहौजी, जो कि सब मध्य हिमालय या फिर हिमाचल में ही स्थित है, वो इसी के क्षेत्र में आते हैं। इस पर्वतमाला में अनेक दर्रे हैं। ठीक है। कुछ दर्रे प्राकृतिक व कुछ दर्रे मानव निर्मित है। इन दर्रों में, दर्रा का मतलब क्या होता है? पतला रास्ता, है ना। इन दर्रों से होकर लोग एक घाटी से दूसरी घाटी में जाते हैं। जैसे आप लोग दर्रा का नाम सुने होंगे, जोजिला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब कुछ प्रमुख दर्रा है। ठीक है। सिप्पी दर्रा। पहाड़ों के ढलानों पर देवदार, ओक, फर तथा चीड़ के वन पाए जाते हैं। यानी कि पहाड़ों के जो ढलान होते हैं, उस ढलान पर कुछ अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका नाम जो है अभी आप लोग देख रहे होंगे, उनका नाम है देवदार। ठीक है। ओक, फर तथा चीड़ के वन पाए जाते हैं। घाटियों में रहने वाले लोग पहाड़ियों के ढलानों पर चावल की खेती करते हैं, है ना। पहाड़ी का जो ढलान होता है, वहां पर चावल की भी खेती करते हैं। सेब, चेरी, है ना, आलू बुखारा, ठीक है, तथा नाशपाती यहाँ के प्रमुख फल। यहाँ के प्रमुख फल क्या हैं? तो यहाँ के प्रमुख फल हम लोग देखें, सेब, आलू बुखारा, नाशपाती और चेरी। ठीक है। तो हम लोग मध्य हिमालय के बारे में भी कई बिंदुओं को देखें। ठीक है। हमारे जितने भी हिल स्टेशन है इसी में आते हैं, है कि नहीं। फिर यहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति उगाए जाते हैं, फिर हम लोग देखें इसकी ऊंचाई के बारे में, कई अध्ययन हम लोग गहन अध्ययन किए इस पर। तो आइए अब हम लोग इसके बाद जो है चलते हैं उप हिमालय या फिर शिवालिक। तो आइए उप हिमालय और शिवालिक को समझते हैं। तो उप हिमालय तथा शिवालिक पर्वतमाला मध्य हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नीचे है, तो इसके दक्षिण की ओर स्थित है। यह हिमाचल पर्वत की सबसे नीची पर्वतमाला है। हिमाचल पर्वत की सबसे नीची पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई लगभग 1250 मीटर है। इसका ऊंचाई लगभग कितना है? 1250 मीटर। इसके बाद हिमालय पर्वत खत्म और फिर उसके बाद नीचे आ जाता है तराई क्षेत्र। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 1250 मीटर है। इस क्षेत्र की पहाड़ियां वनों से ढकी है। इनमें अनेक प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अनेक आदिवासी जातियां भी निवास करते हैं। यहाँ पे अनेक आदिवासी जाति भी रहते हैं। तो अभी हम लोग उप हिमालय को भी देखें, यहाँ पर देखें कि आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। इसका ऊंचाई कितना है कि नहीं, और ये हिमालय का सबसे निचला हिस्सा होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है। तराई क्षेत्र को अब हम लोग देखते हैं। तो शिवालिक पर्वतमाला के नीचे का भाग, यानी ये जो शिवालिक पर्वतमाला है या फिर उप हिमालय है, इसके नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है, नीचे का जो भाग है, नीचे का जो क्षेत्र, उसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। तो शिवालिक पर्वतमाला के नीचे का भाग तराई कहलाता है, तराई क्षेत्र, है ना। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ साल, बेंत तथा बांस के घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में हाथी, चीता, तेंदुआ व गेंडा जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। तो हम लोग देखें कि तराई क्षेत्र में जो है कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं।
तो जिनमें हम लोग कुछ नाम देखे, हाथी, चीता है, तेंदुआ, गेंडा, है ना, इस प्रकार के कुछ यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान तथा दलदली क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं और दलदली क्षेत्र भी हैं। तराई क्षेत्र के लोग तंबाकू, जूट व दालों की खेती करते हैं। यहाँ पर खेती किस चीज का होता है? तंबाकू का होता है, जूट का खेती होता है और दाल का खेती होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग हिमालय पर्वत में जो हमारे देश का जो उत्तरी हिस्सा है पर्वतीय क्षेत्र, उसके 3 हिस्सा को देखे हम लोग। फिर उसके बाद जो है तराई क्षेत्र है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन किए। आइए अब हम लोग देखते हैं हिमालय का महत्व। ठीक है, कि हिमालय का महत्व क्या है। तो हिमालय हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भारत का पहरेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय को भारत का पहरेदार कहा जाता है, ताकि यह शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ऊंचाई के कारण हमारे देश में उत्तर की ओर से शत्रुओं का आना कठिन होता है। पर्वत ऊंचा ऊंचा रहता है तो शत्रु जो है आसानी से नहीं आ पाते हैं। यह हमारे देश को उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से भी बचाता है ना। ये इतना ऊंचा है जो कि हमारे देश में उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको भी यह बचाता है। यह हिंद महासागर से उठने वाले मॉनसून को उत्तर की ओर हमारे देश से बाहर ले जाने से जो है सो रोकता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में बहुत वर्षा होती है। इसी के कारण जो है हमारे भारत के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। हिमालय पर्वत से हमें अनेक दूसरे भी लाभ हैं। और क्या क्या लाभ है देखिए। तो भारत की अधिकांश नदियां जो है वह हिमालय से ही निकलती है, जिसमें कुछ नदियों का हम लोग नाम भी देखे, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, है ना। इसके पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। इसके अतिरिक्त ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा करके जो है ओलाती है। हिमालय के वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, औषधियां व अन्य कीमती पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किए। ठीक है, कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए कि हिमालय का जो हमारा मुख्य हिमालय है वो किस प्रकार का है, मध्य हिमालय किस प्रकार का है, उप हिमालय किस प्रकार का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिमालय से हम लोग को क्या क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। फिर सबसे नीचे जो है क्षेत्र पड़ता है तराई क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।